आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम सब प्रबंधन के लिए कुरल के समूह के 109वां सप्ताह के कार्यक्रम के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस बैठक हर महीने पहला और तीसरा शुक्रवार को शाम को 7 बजे किया जा रहा है, जिसमें हम तमिल के महान संत कवि तिरुवल्लुवर के लिखकर तिरुकुरल महान साहित्य तिरुकुरल के बारे में और प्रबंधन के प्रबंधन के मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में, यानी प्रिंसिपल के बारे में। सारी मेरा हिंदी थोड़ा सा फ्लो में गड़बड़ आती है। तिरुकुरल और प्रबंधन के मैनेजमेंट प्रिंसिपल के बारे में हम उसमें चर्चा करते आ रहे हैं। हालांकि तिरुकुरल लगभग 2500 साल पहले लिखा गया था, लेकिन उसमें नियुक्त प्रक्रिया आज भी उपयुक्त रूप से प्रासंगिक होती है और आने वाले सदियों में भी सदाबहार प्रासंगिक रहेगी। ये इस तिरुकुरल का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। आज 16 दिसंबर है। हमारे देश की हिस्ट्री में, यानी इतिहास में, ये दिन बहुत ही एक इम्पोर्टेंट दिन है, बहुत ही खास दिन है। आज से 51 साल पहले, यानी 1971 में इसी दिन हम पाकिस्तान के साथ एक युद्ध में सिर्फ 13 दिन में बहुत ही जबरदस्त जीत हमने हासिल किया था, पाकिस्तान को पराजित किया और हमने बांग्लादेश के नाम से एक नया देश भी बनाया था। इसलिए इस दिन को हम हर साल विजय दिवस के नाम पर मनाते हैं और हमारे वीर जवानों को नमन भी करते हैं। पिछले साल इसी विजय दिवस के स्वर्ण जयंती अवसर पर समारोह पर मुझे इस मंच में बात करने का एक मौका भी मिला था, स्वर्ण अवसर मिला था, जिसमें मैंने तिरुकुरल में तिरुकुरल में तिरुवल्लुवर द्वारा दिया गया मार्गदर्शन को इस युद्ध में हुई कहीं तथ्यों के साथ ताल मिलाकर या उसके बीच निकलते आश्चर्यजनक समानता के बारे में मैंने चर्चा भी किया था। वह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण दिन रहा था। इस साल भी मैं एक बार और भाग्यशाली बना हूं, क्योंकि इसी विजय दिवस के दिन इस कार्यक्रम का एंकरिंग करने के लिए मुझे एक अवसर मिला है। इस अवसर देने के लिए मैं प्रबंधन फॉर कुरल समूह के सभी सदस्यों को एक बार दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। अभी आज के कार्यक्रम के अंदर जाते हुए पहले हम सबको स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले एक महान दार्शनिक और हमारे गुरुजी श्री रवि कुमार जी को मैं दिल से स्वागत करता हूं। वे हम सबका मार्गदर्शक भी है। मैं श्री मुरली सुब्रमण्यन जी को भी धन्यवाद स्वागत करना चाहता हूं, जो न केवल इस समूह बल्कि ज्ञानउला, तमिल जीनियस, तेलुगु जीनियस, कन्नड़ जीनियस, उत्कल जीनियस, नेशनल फर्स्ट जैसे हमारे अन्य सभी समूह को भी संचालन करते आ रहे हैं। आज के कार्यक्रम को सफलता मनाने के लिए हमारे बीच कुछ खास मेहमान भी आज उपस्थित है, बता रहे हैं। श्रीमती धारिणी शिवसुब्रमण्यम हमारे कार्यक्रम और हमारे लिए भगवान के आशीर्वाद के आवाहन करने के लिए प्रार्थना प्रस्तुत करने के लिए हमारे बीच में है। सुभाषितानी द्वारा अनमोल ज्ञान देने के लिए श्री PS गणेशन जी हमारे बीच में है। और आज के मुख्य वक्ता अपर्णा जी को परिचय कराने के लिए हमारे बीच में श्रीमती उलगम्माल जी भी आए हुए हैं। आज की मुख्य प्रवक्ता श्रीमती अपर्णा जी, जो स्टार्टअप और इनोवेशन के लिए तिरुकुरल के महत्व के बारे में आज प्रकाश डालने वाले हैं, हमारे बीच में आए हैं। और श्रीमती अनुराधा नवरानी जी और श्री सुभद्र कुमार पृष्टि जी, जो आज के भाषण पर अपने आलोचनात्मक राय साझा करने के लिए हमारे बीच में आए हुए हैं।
और श्रीमान शुभम चौहान जी जो आज के इस डिबेट के हमारे नॉलेज पार्टनर सविष्कार से आए हैं और स्टार्टअप के बारे में कुछ अनोखी जानकारी हमारे बीच में देने वाले हैं। सुश्री आकांक्षा वार्डे जो हमारे बीच में आज धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए आए हैं, और सुश्री श्री प्रज्ञा और मधुर हासिनी उनके मंगलम गीत के साथ इस आयोजन का समाप्ति की तरफ ले जाने के लिए भी हमारे बीच में है। मैं आप सबको हाथ जोड़ के दिल से स्वागत करना चाहता हूं। इसके अलावा आज हमारे बीच आए हुए सभी भाइयों बहनों और विद्वानों को भी स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपने व्यक्त कार्यक्रम के बीच कुछ समय निकालकर, कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी को नमन से स्वागत करता हूं। सबसे पहले श्रीमती धारिणी शिवसुब्रमण्यन, आप हिंदी के शिक्षक हैं और भजन और श्लोक भी सिखाते हैं सब लोगों को। उनको आज के प्रार्थना के लिए प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। धारिणी जी आइए। நமஸ்தே, அனைவருக்கும் மாலை வணக்கங்கள். இனிய தமிழ் இசையான நமது திருவள்ளுவருடைய அத்துப்பால் கடவுள் வாழ்த்து பகுதியிலிருந்து சில பாடல்களை, சில திருக்குறள் பகுதிகளை உங்களுக்கு நான் மாலை சமர்ப்பிக்கின்றேன். அகர முதல எழுத்தெல்லாம் ஆதிபகவன் முதற்றே உலகு கற்றதனால் ஆய பயனென்கொள் நற்றாள் தொழா. धनी जी अनम्यूट பண்ணிக்க, மியூட் நீடு வாழ்வான் வேண்டுதல் வேண்டாமையிலானடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும் வயில தனக்குவமையில்லாதான் தாழ் சேர்ந்தார்கல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அரிது. காலத்தினார் செய்த நன்றி சிறிதெனினும் ஞானத்தின் உடுக்கை இழந்தவன் கை போலாங்கே இடுக்கண் களைவதாம் நட்பு. பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவன் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார். ऑडियो नहीं आती। धारिणी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने मधुर आवाज से तिरुकुरल के पहले अध्याय से कुछ कुरलों को प्रार्थना के रूप में प्रस्तुत किया। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। ना केवल आपने प्रार्थना की प्रस्तुत की, लेकिन तिरुकुरल की एक मधुर को भी आपने एक झलक सब लोगों को आपने दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हमारे अगला कार्यक्रम सुभाषितानी, इसके लिए मैं श्री PS गणेशन जी को स्वागत करना चाहूंगा। गणेशन जी अपना बीकॉम करने के बाद सिंडिकेट बैंक में कार्य करते आए थे। उसके बाद 2019 में वो अपना VRS लिए हैं। VRS लेके अभी उनको इतिहास, पुराणों और हमारे स्पिरिचुअलिटी के में बहुत इच्छुक रखते हैं, बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, उसको फॉलो भी करते आते हैं। गणेशन जी आइए आज के सुभाषितानी से हमें प्रस्तुत करें। धन्यवाद इस सत्संग में पार्टिसिपेट करने के लिए, चांस देने के लिए। आज का सुभाषितम इस प्रकार है। विद्या
मित्रं प्रवासेषु भार्या मित्रं गृहेषु च व्याधितस् औषधं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च। इसका सब अर्थ हिंदी में भी है, सो इसलिए ज्यादा तो दिक्कत नहीं हुआ, फिर भी इसका एक्सप्लेन कर लेता हूं जितना मुझे समझ में आता है। यात्रा करते समय ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसे दर्द रहित रूप से ले जाया जा सकता है। ज्ञान वो उपकरण है जो किसी विदेशी भूमि में फलने फूलने में मदद कर सकता है, इसलिए कहा गया विद्या मित्रम प्रवासेषु। उसके बाद घर में पत्नी सबसे अच्छी दोस्त रहती है, जिस पर आप हमेशा भरोसा कर सकती है। वो परिवार की आधारशिला रहती है और परिवार को किसी भी तरह के अपक्षय का सामना करने के लिए वो बहुत मदद करती है, इसलिए कहा गया भार्या मित्रम गृहेषु च। इसके बाद रोगी के लिए औषधि मित्र होती है। दवा का स्वाद कभी कभी कड़वा हो सकता है, लेकिन वो व्यक्ति के हित में वो उसे निगल लेने से उसको बेहतर महसूस कराने के लिए वो बहुत यूज होता है। इसलिए तीसरा ये कहा गया व्याधि तस् औषधम मित्रम। सबसे इम्पोर्टेंट जो मानता हूं वो ये है, मनुष्य के जीवन के लिए गए पुण्य कर्म और कर्म उसके मरने के बाद भी उसके मित्र होते हैं। कितने भी दौलत परिवार या दोस्त कब्रिस्तान से आगे उसके साथ नहीं जाएंगे। ये केवल उसकी खूबियां और अवगुण है जो उसका अनुसरण करेंगे और उसकी आगे की यात्रा का मार्ग तय करेंगे। इसलिए कहा गया है धर्मो मित्र भूतस्य च। सो ये पढ़ने में मुझे पुराना गाना याद आता है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा की पास जाना है। सच और सत्य और धर्म दोनों दोस्त है, हमेशा एक साथ ही रहता है। सो उधर झूठ मत बोलो मतलब धर्म के राह में रहना ही है। इस अच्छे शब्द के साथ मैं अपना सुभाषित को खत्म कर लेता। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Some small mistakes may be there. I seek pardon for that. Thank you. बहुत ही अच्छा गणेश जी। जिंदगी में मित्रता कैसे होना चाहिए, क्या क्या चीज को अपने मित्रता में रखना है, इसके बारे में बहुत ही रुचित तरीके से आपने सुभाषितानी में समझाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब श्रीमती उलगमाल जी के बारे में एक छोटा सा परिचय। आप एक महान विद्वान हैं, अंग्रेजी और हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएशन और एमएड किए हैं। आप शिक्षक रह चुके हैं, काफी साल से 25 साल से ऊपर शिक्षक रह चुके हैं। विभिन्न प्रमुख टीवी चैनलों और आकाशवाणी में कई बहसों में भाग लिया है और कई बहसों में संचालन भी किए हैं। वह धार्मिक तमिल, हिंदी और अंग्रेजी में कविताएं लिखती हैं। कवि चुडर, कवि मामनी, इसाई मामनी आदि बहुत विभिन्न पुरस्कार भी पाए हैं। श्रीमती उलकमाल जी ने आज हमारे मुख्य वक्ता श्रीमती अपर्णा जी का परिचय कराने के लिए आए हैं। श्री उलकमाल जी, आइए हमारे वक्ता को परिचय करा दीजिए। जी लाइन में नहीं है ना, शायद उलगमाल जी का लाइन डिस्टर्ब हो गया लगता है। मुरली ना, आप परिचय करा देंगे?
मेरे पास वो फुल लिस्ट नहीं है हाँ, मेरे पास। मैं करा लेता हाँ, आप कर लीजिए। मैं करा लेता हूँ, एक मिनट। एक सेकंड। आज हमारे मुख्य प्रवक्ता श्री अपर्णा जी हमारे बीच में हैं। इनका एक छोटा सा परिचय। ये बीएससी फिजिक्स और एमएससी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं और कॉलेज के समय स्पोर्ट्स में भी बहुत ही इंटरेस्ट इनका रह चुका है। ये कराटे एसोसिएशन का सेक्रेटरी के। बोला कमल जी, आप इंट्रोड्यूस कराएंगे, आप परिचय कराएंगे? आपका बीच में लाइन कट गया था। हाँ, आप अपना अनम्यूट करा लीजिए। आइए आप परिचय कराएं। नमस्कार। पहले यह गोल्डन मौका के लिए दिल से धन्यवाद करेंगे। नमस्कार। आज का वक्ता श्रीमती अपर्णा, आपकी शिक्षक योग्यता चेन्नई विश्वविद्यालय में एमएससी आईटी कर चुकी हैं। उनका आशा है कि गुणवत्ता संचालित प्रक्रिया को दक्षता संचालन का माध्यम से काम में लेना है। वे प्रशिक्षण नेता के रूप में डेटा विश्लेषण कंपनी न्यू सिग्मा में काम करती हैं। यह कंपनी निर्णय लेने का प्रक्रिया को अति गतिवृत्ति देने में समर्थक है। अपर्णा जी बहुभाषिणी हैं और मधुर भाषिणी भी हैं। आज अपर्णा जी की भाषण का टॉपिक है कि तिरुवल्लुवर स्टार्टअप का श्रेष्ठ सलाहकार। अब अपर्णा जी का समय है। आइए जी, हम सब अपनी भाषण के लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद लगमाल जी। धन्यवाद। मैं कॉन्वर्सेशनल हिंदी में आगे बात करना चाहती हूँ। मेरा स्कूलिंग और कॉलेज रहा चेन्नई में। जब चेन्नई में मैं बड़ी हो रही थी, वहाँ पे गवर्नमेंट जो था वो हिंदी के पक्ष में नहीं था, हिंदी के खिलाफ में था। और मैं थोड़ा रेवोल्यूशनरी रही, थोड़ा बचपन से जो कहा गया था वो नहीं करती थी, जो मुझे सही लगा वो ही करती थी, और आज भी वो ही करते आ रही हूँ। पर एक चीज है, मेरा जो स्कूल में करस्पॉन्डेंट थे उस वक्त, श्री हरिहर सुब्रमण्यम जी, उन्होंने मुझे एक चीज कहा था, तुम अपना मनमानी करते आ रही है, किसी ने कुछ कहा नहीं अब तक तुम्हें, पर आगे जा करके ऐसा ही नहीं रहेगा, तो अच्छा किताब पढ़ना सीखो और उस किताब में से तुम्हें जो सही लगता है वही किया करें। जब उन्होंने मुझे ये समझाया, ये भी बोला कि आज से क्लासरूम जाने का आवश्यकता नहीं है, यू डोंट हैव टू अटेंड एनी मोर क्लासेस। तब मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी, 5वीं
कक्षा में पढ़ रही थी, तब उन्होंने ये मुझे बोला था कि आज से तुम्हारा अटेंडेंस 100% है, तुम्हें क्लास आने का जरूरत नहीं है, मगर एक वचन देना होगा तुम्हें कि जितना किताब पढ़ सकती है पढ़ो, और उनमें से सही क्या गलत क्या वो खुद ही चुनो और उस रास्ते पे चलो। ये हुआ चेन्नई में जयगोपाल गरुड़िया विवेकानंद विद्यालय, मेरा स्कूल, जब मैं 5वीं कक्षा में थी। मेरे स्कूल में इतना फ्रीडम, इतना सबको, सब हर बच्चों को इतना फ्रीडम देके रखे थे कि कोई भी टीचर, अध्यापक, कोई भी शिक्षक हाथ नहीं उठा सकता है और ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते हैं बच्चों के साथ। तो आज भी मुझे लगता है कि मैंने जो कुछ सीखा है वो एक दिन का उनका भाषण के रूप में जो मैं सुना था, दैट हैज एक्चुअली चेंज माय लाइफ। मेरा पूरा लक्ष्य और नशा, जो डायरेक्शन, जो दिशा मुझे लेना था, खुद के ऊपर जिम्मेदारी दे दिया था उन्होंने। एंड इट वाज एट दैट टाइम जब मैं तिरुकुरल पढ़ने लगी थी। और मुझे एक समय था जब मैं पूरा कुरल बाय हार्ट बोल सकती थी, और मुझे उसके बाद तमिल लिटरेचर में जो इंटरेस्ट हुआ था, मैं खुद ही पढ़ने लगी थी। कंबरामायणम या औवैयार के नालडियार, जो भी संघ लिटरेचर ऑफ तमिल जो भी था वो पढ़ने लगी। तब मुझे लगा कि ये जो तमिल लिटरेचर के अंदर जो छुपा हुआ नॉलेज है, वो जो ज्ञान है, वो हर चीज हमें दे सकता है। किधर बाहर ढूंढने, मतलब किधर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, खुद ही समझ पाएंगे पढ़ने के बाद, समझने के बाद। जो कल्वी के अधिकार में उन्होंने 10 कुरल लिखा है, वो पढ़ने के बाद एक इंसान कैसे पढ़ना चाहिए, पढ़ने के बाद कैसे पेश आना चाहिए, ये पूरा वो समझाते थे। फिर मैं गई, मेरा नौकरी मिला मुंबई में। 15 साल में नौकरी की मुंबई में, एक स्टार्टअप के रूप में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक स्टार्टअप शुरू किया था तब, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के रूप में। ये आइडिया बहुत ही नॉवल था। उस समय एशिया में कोई भी देश ने ये सोचा नहीं था। उसके बाद मैं बैंगलोर आई थी, तब एक स्टार्टअप में काम मुझे मिला था, बैंगन की इन्फो मीडिया। उसके बाद मैं आई म्यू सिग्मा में, तब वो भी एक स्टार्टअप था। तो जब एक स्टार्टअप से दूसरे स्टार्टअप में मैं आ रही थी, मुझे एक चीज समझ में आया कि हर स्टार्टअप ने एक वैल्यू प्रपोजिशन अपने लिए तय किया है। वो एक वैल्यू प्रपोजिशन ले करके उसको पब्लिक के पास ले जाते हैं। उसके लिए एक एक मार्केटिंग होता है, उसके बाद नेगोशिएट करते हैं अन्य बिजनेस ओनर्स, बिजनेस हाउसेस के साथ, और इस तरह जो उनको कैपिटल मिलता है, जो उनको रेवेन्यू मिलता है, जो प्रॉफिट मिलता है, वो सैलरी के रूप में, और दूसरा जो भी खर्चा होता है ना, एक रेंट या इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा एक रूप में एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल लगाते हैं। तब मुझे याद आया कि एक तिरुकुरल जो है, कर उपाय धन वृत्ति का, अर्जन भी कर खूब रक्षण, फिर विनियोग में सजन जो वह भूप। ये तिरुकुरल बोला गया है कि एक गवर्नेंस कैसा होना चाहिए, एक देश का गवर्नेंस, एक देश का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए। पहले एक वैल्यू प्रपोजिशन क्रिएट करो, कर उपाय धन वृद्धि का,
एक आइडिया चाहिए जिससे हम कमा सकते हैं, जिससे हम एक इन्वेस्टमेंट के रूप में हमें एक वैल्यू प्रपोजिशन हो जाता है, बन जाता है। उसके बाद उसको लोगों के पास ले जाना चाहिए, मार्केटिंग। ये मार्केटिंग होने के बाद नेगोशिएशन। हर बिजनेस हाउस से अगर B2B, अगर बिजनेस टू बिजनेस आप जाना चाह रहे हैं तो उसको आप नेगोशिएट करके उसके द्वारा आपको पैसा मिलना चाहिए, आपको धन मिलना चाहिए। और जब धन मिलता है उसको सेव करो, रक्षण, खूब रक्षण। फिर विनियोग में, विनियोग माने एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, क्रिएट ए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। सक्षम जो वह भूप, भूपति या भूप बोला तो राजा होता है और गवर्नेंस होता है। और ठीक यही करते आ रहा है हर स्टार्टअप। एक वैल्यू प्रोपोजिशन क्रिएट करता है, फिर मार्केट करता है उसको, क्लाइंटील ले आते हैं, उसके बाद नेगोशिएट करते हैं उनके साथ, उसके बाद जो पैसा मिलता है उसको सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, दूसरे प्रकार उसको इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम they give employment opportunity to many people। और ये जो हम करते हैं, it has become a DNA, a knowledge in our DNA। जब मैं knowledge in our DNA जब बोलती हूँ ना, एक इलॉन मस्क जो स्टार्टअप शुरू किए थे, अमेरिकन है वो, वहां पे हर कोई स्टार्टअप नहीं कर सकता है क्योंकि पैसा सबके पास होता नहीं है। दे आर डिपेंडेंट ऑन द सोशल सिक्योरिटी मनी दैट दे गेट व्हेन दे आर आउट ऑफ द जॉब। अगर उनके पास काम नहीं होता है तो उनको गवर्नमेंट पैसा दे देते हैं। तो हर किसी के पास पैसा नहीं होता है, चुनकर 4-5 लोग होंगे जो स्टार्टअप शुरू करते हैं। कंपेयर दिस विथ, अगर हम इसको यही अमेरिका में जो स्थिति है उसको हम इंडिया के स्थिति के साथ कंपेयर करेंगे तो इंडिया में हर हर स्ट्रीट के अंदर, हर गली गली के अंदर एक एंटरप्रेन्योर मिल जाएंगे। देयर आर एंटरप्रेन्योर्स एवरीवेयर इन इंडिया। मेरे पिताजी खुद एक एंटरप्रेन्योर थे, एक ऑटोमोबाइल वायरिंग हार्नेस के एक फैक्ट्री चलाते थे। ऐसा एक फैक्ट्री, इट इज नॉट अनकॉमन इन इंडिया। धंधा चलाने वाला हर 10 लोग में एक जन धंधा चलाते होंगे, जबकि 7 or 8 people are employed by them। 8 या 9 लोग एम्प्लॉयमेंट में होंगे, 10 में से एक जन कुछ बिजनेस चला रहे होंगे। हाउ हैज इट बिकम अ ट्रेडिशनल नॉलेज, a culture in our country कि कोई भी धंधा शुरू करना चाहता है उसको सपोर्ट में बाकी लोग आ जाते हैं। आज मैक्सिमम नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर्स बोलते हैं उनको, VC बोलते हैं उनको, सीड कैपिटलिस्ट बोलते हैं उनको, इवेंजलिस्ट बोलते हैं उनको, कई नाम से हम जानते हैं उन्हें, कोने कोने के पर रह जाते हैं क्योंकि ये आज का नॉलेज नहीं है, ये सालों से हमारे पास है। जब तिरुवल्लुवर ने ये सब तिरुकुरल लिखे होंगे, दिस वाज अ प्रैक्टिकल रियलिटी इन इंडिया। ये उन्होंने एक कल्पना के रूप में ये लिखा नहीं है, जो असलियत में हो रहा था वो देखकर उन्होंने लिखा है। मतलब ये स्टार्टअप कल्चर इंडिया में इतने साल पुराना कल्चर है। और मार्केटिंग, जब मार्केटिंग के बारे में हम सोचते हैं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जो हम अनुभव करके उसके द्वारा हम जो सीखते हैं उस नॉलेज को एक्सपीरियंशियल लर्निंग बोलते हैं। एज अ कॉन्सेप्ट ये वेस्ट में आया था 1970 में।
in the year around 1970s, 1950s to 1970s. ये पहले PhD के thesis रहा, उसके बाद they brought it out to a learning culture. जो सीखने का तरीका जो होता है, it has to be scenario based learning करके एक बड़ा सा नाम भी दिया था, और US आर्मी आज तक ये सिनेरियो बेस्ड लर्निंग के माध्यम ट्रेनिंग करते हैं उनके आर्मी जवानों को। ये सिनेरियो बेस्ड लर्निंग क्या होता है? हम एक और जगह पे जाकर के उस जगह का कल्चर सीख करके उसके बाद हम अपना स्ट्रैटेजीज तय करते हैं। तो ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग इंडिया में कब आया था? 100 साल पहले? नहीं, 200 साल पहले हो सकता है, पर एविडेंस है, प्रूफ है कि ये 4000 साल पहले इधर शुरू हुआ था। मार्केटिंग के बारे में जब वल्लवर बोलते हैं, ये कहते हैं, रहते सुमधुर वचन के कटु कहने की बान, यही पक्का चोर फल कच्चा ग्रहण समान। जब मधुर शब्द होता है और मधुर शब्द इस्तेमाल करके हम दूसरों को जब एक बात समझा सकते हैं, तो वो छोड़कर कटु शब्द क्यों प्रयोग करें? जब पका हुआ फल, आम फल है, वो खाते हैं या कच्चा फल खाते हैं? तो ये वल्लवर जी ने उनके साथ जो लोग रहते थे उनको ये समझा रहे हैं कि अगर किसी के पास कुछ न्यू आइडिया, कुछ नया कुछ पेश करना चाहते हैं तो मधुर शब्द इस्तेमाल कीजिए। हमें लग रहा है कि वल्लवर जी ने ये सब लिख के रखा है ताकि 4000 या 2000 साल बाद लोग आएंगे, पढ़ेंगे और दे विल मेक इट एज देयर लाइफ स्टाइल। नहीं, वल्लवर जी ने ये उनके साथ जो लोग रहते थे उनको सिखा रहे थे। इसका मतलब है जो वल्लवर जी को ये सब पहले से ही पता था, उनको पहले से ही पता था कि अगर मार्केटिंग करना है तो इस तरह करना है, अगर एक कंट्री को चलाना है, देश को चलाना है, या एक बिजनेस हाउस को चलाना है, इस तरह चलाना है। इसका मतलब है उनसे भी पहले ही लोग थे जो ये सब नॉलेज लेकर आए थे, तो उन्होंने उनसे सीख करके अपने साथ जो साथी थे उनको ये समझा रहे थे। उनमें से एक ने ये लिखा था, या खुद ने भी लिखा होगा, आफ्टर सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ व्हाट ही वाज सेइंग। जब ये सब बोलने के बाद लोग जब when they were putting to practice what he was saying, he decided to write it and document it. चलिए देखते हैं नेगोशिएशन के बारे में वल्लवर जी क्या बोलते हैं। नेगोशिएशन एक स्टार्टअप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम अपना जो नया आइडिया है उसको मार्केट तक ले जाना है, तो बीच में पता नहीं कितने लोगों को समझाना पड़ेगा, कितनों लोगों के साथ नेगोशिएशन इस्तेमाल करना पड़ता था। तो चलिए देखते हैं कि वल्लवर जी ने नेगोशिएशन के बारे में क्या बोला है। बात बताना जान यह, अन्य न कोई बात ऐसी जो उस बात को कर सकती है मां। When I know what I am selling, अगर मुझे जानकारी है कि मैं ये करने वाली हूँ और इसके माध्यम ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, तो मैं पहले एक प्रोटोटाइप बनाती हूँ। स्टार्टअप्स में एक प्रोटोटाइप बनता है, वो प्रोटोटाइप में जब हम बनाते हैं ना, उसी को सिनेरियो बेस्ड लर्निंग बोलते हैं। उस सिनेरियो में हम सीखते हैं कि अगर ये किया तो इसका असर ये हो सकता है, अगर ये नहीं किया तो इसका असर ये हो सकता है।
जब ये सीख जाते हैं, हमारे पास एक नॉलेज, हमारे अंदर में एक नॉलेज अपने आप आ जाता है। इस नॉलेज के दौरान हमें एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमें अब पता है कि अगर मैं ये करूंगी तो इसका ये रिजल्ट विल बी दिस। तो जब मुझे ये पता है, इसको मैं कैसे जा करके सबको बताती हूँ। When they ask me a question, I should be able to reply. जब सवाल उठता है कि ये करने से क्या होगा, वो करने से क्या होगा, I should be able to give them that knowledge which I acquired by doing it. जब मैं करती थी, मुझे जो नॉलेज मिला था, वो नॉलेज उन तक पहुंचाना मेरा कर्तव्य बनता। It becomes my duty to whatever knowledge I have acquired through the experience of doing it, of creating it, मेरा कर्तव्य बनता है वो नॉलेज में ले जाऊं और सबको मेक इट पब्लिक नॉलेज। और ये करने के लिए मुझे ऐसा शब्द प्रयोग करना होगा कि उसके अपोजिंग शब्द को कुछ ना हो, विच मीन मुझे हर चीज का जानकारी जरूर होनी चाहिए। अब समझ लीजिए कि मैंने एक वैल्यू प्रोपोजिशन एक बना दिया, फिर उसको मार्केट तक ले भी गई और एक प्रपोजल भी बना दिया, एक पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बना दिया, उसको एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी कर दिया, जिसको हम प्रोटोटाइप बोलते हैं। और उसके माध्यम मुझे जो लर्निंग्स, नॉलेज, जो ज्ञान मुझे मिला है, वो मैं लेके सबको बोलने लग गई। अब ये क्यों जरूरी पड़ता है, तो इधर मैं एक छोटा कहानी भी सुनाती हूँ आपको। एक आदमी था जो हमेशा मंदिर जाता था। तो एक दिन वो मंदिर में जाके स्मोक कर रहा था। तब उधर का पुजारी एक आए थे और बोले, बेटा ये मंदिर है, इधर स्मोक करना मना है। तो पूछता है कि अ, जब प्रार्थना करते हैं तब स्मोक करना अलाउड नहीं है क्या? तो पुजारी बोलते हैं नहीं, जब स्मोक करते हैं बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो अगला दिन वो नौजवान आता है अपना सिगरेट लेके और मंदिर के बाहर खड़े होकर के स्मोक कर रहा है। तब वो पुजारी आ रहा है, तो वो सिगरेट को नीचे डाल के प्रे करने लगता है। पुजारी उसको देख के हंसते हैं। तो वो नौजवान पूछता है पुजारी से, गुरुजी ये बताइए, स्मोक करते हुए प्रेयर कर सकता हूँ क्या? और पुजारी कहता है क्यों नहीं। फिर वो नौजवान बोलता है, पीछे आके बोलता है जो लोग देख रहे थे उनको, कि कल जब प्रे कर रहा था तब स्मोक किया तो पुजारी ने मना किया, आज जब स्मोक कर रहा था तब प्रे करना चाह रहा था, पुजारी ने हाँ बोला। तो इसी को नेगोशिएशन बोलते हैं। करता वही चीज पर कैसे नेगोशिएट करते हैं, ये बहुत जरूरी। जब हम बात करने जा रहे हैं सबके साथ, अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपका बात माने, तो उसके लिए the sequence of occurrence of events, chronologically how you take things is very important. अगर ये सब हम करना चाह रहे हैं, अगर एक स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं, समझ लीजिए एक छोटा सा एक धंधा शुरू करना चाहती हूँ, अगर मैं आज चाह रही हूँ कि एक छोटा सा स्कूल या एक ट्यूशन सेंटर शुरू करूंगी फर्स्ट टाइम ग्रेजुएट्स के लिए, ऐसा एक सोच मुझे अगर आज आ रहा है, तो उसके लिए एक वैल्यू प्रोपोजिशन बनाना जरूरी है। क्योंकि मुफ्त में बहुत दिन नहीं चला सकते और क्वालिटी भी नहीं दे सकते। तो हाउ डू आई फंड इट, वो पहला एक सवाल उठता है। तो फिर वो फंड्स के साथ मैं करूंगी क्या, वो दूसरा सवाल उठता है। तीसरा सवाल ये उठता है
ये शुरू करने के बाद इसमें से मुझे पैसा इन रिटर्न कैसे मिलेगा और मैं सबको सैलरी कैसा दे सकती हूँ और कितना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मैं जनरेट कर सकती हूँ। ये सब सोचने के बाद प्रॉफिट, बिना प्रॉफिट के कोई भी धंधा नहीं चला सकते, तो वो प्रॉफिट कैसे आएगा और प्रॉफिट के साथ मैं करना क्या चाहती हूँ। What is the social cause or social problem that I will be able to correct or I will be able to solve using this value? ऐसा कौन सा एक इंजीनियरिंग जो बोलते हैं ना, इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि एक चीज को लेकर के कॉमन प्रॉब्लम सॉल्व करना, ह्यूमैनिटीज का जो कॉमन प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व करना है, ये इसी को इंजीनियर करते, इंजीनियरिंग बोलते हैं, इंजीनियरिंग अ सॉल्यूशन बिकॉज इट हैज टू बी एट स्केल। ये सब करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का आवश्यकता है, एक बहुत ही important characteristic the entrepreneur should have. And what is that characteristic? Again we go back to Tirukkural, and Tirukkural के माध्यम हमें ये पता चलता है कि वो चीज होता है इंटरनल मोटिवेशन। मेरे अंदर कितना मोटिवेशन है वो निर्णय करता है, वो तय करता है कि मैं कितना इसको, ये आइडिया को मैं कितना ऊपर तक, आगे तक ले जा सकती हूँ। और वो तिरुकुरल होता है, जलज नाल उतनी बड़ी जितनी जल की ताह, नर होता उतना बड़ा जितना हो उत्साह। हम एक एक के अंदर इतना उत्साह है कि हम कुछ कर सकते हैं, हम जरूर कुछ कर सकते हैं, हम जरूर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। पर जितना ऊंचा पानी उतना ही ऊंचा कमल, कमल का द स्टेम ऑफ अ लोटस। ऐसा ही हम उतना ही बड़ा जा सकते हैं जितना हमारे अंदर का एक पैशन जो बोलते हैं, हमारे अंदर का एक इंटरनल मोटिवेशन जो लेवल पे है वो लेवल तक हम जा सकते हैं। ये भी हमें सिखाता है तिरुवल्लुवर जी अपने तिरुकुरल के माध्यम। अब मैं ये जो 4 कुरल जो बोला है ये उदाहरण है, यही चैप्टर्स में हम जा करके देखेंगे तो और 9 तिरुकुरल है जो हम पढ़ सकते हैं। उसका जो एसेंस जो है उसको हम अपना सकते हैं, उसको अपना के ये एक कुरल में तमिल में बोलना चाहती हूँ। कर्क कसडर कर्पवै कट्रपिन नित्क अदर्कतगर। हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ने के बाद उसको भूल जाना ठीक नहीं है। जो भी हम पढ़ते हैं उसका एसेंस को अपना के, the path shown by that learning is should guide our way. ये जब होगा, ये जब रियलिटी में होगा तब एक स्टार्टअप शुरू करना बहुत ही आसान होता है। जब हम अपना सुनेंगे और अपना दिल का सुनकर जो हम पढ़े हैं आज तक उसको प्रयोग करना चाहते हैं और दूसरों का प्रॉब्लम्स हम जब समझ करके उसको सॉल्व करने लगते हैं, एक स्टार्टअप बनता है। उसके लिए इंटरनल मोटिवेशन, नेगोशिएशन स्किल्स, मार्केटिंग और एक वैल्यू प्रोपोजिशन, वैल्यू क्रिएट करना, ये सब बहुत जरूरी है। और हम किधर और जाने के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हर मैनेजमेंट का हर टॉपिक हमारा इतिहास में, हमारा लिटरेचर में खूब पढ़ा है। और सिर्फ पढ़ने का और जानने का हमारे पास वक्त
चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन चाहिए और एक गुरु का आवश्यकता है। तो अगर कोई कुछ और ऐड करना चाह रहे हैं तो बात कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है अपर्णा जी, आपने बहुत शानदार एक भाषण दिया है। उसमें बहुत ही जानकारी भी और रोचक भाषण भी रहा। इस भाषण ने ना तिरुकुरल की बल्कि प्रबंधन और स्टार्टअप के बारे में भी आपका ज्ञान, नॉलेज के बारे में हमें प्रस्तुत किया और हमें भी इसमें बहुत अच्छा शिक्षा भी मिला है। तिरुकुरल सिर्फ स्टार्टअप मैनेजमेंट ही नहीं बल्कि जिंदगी की हर सवालों की, हर मुसीबत की और हर मोड़ के लिए उसमें हमें ज्ञान प्राप्त करता है और मार्गदर्शक भी करते रहते हैं। इसलिए तिरुकुरल को सभी को अच्छी तरह पढ़ना भी चाहिए, समझना भी चाहिए और उसको पालन करने के लिए भी कोशिश करना बहुत ही जरूरी है। अभी कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों हमारे बीच में हैं जो आज के भाषण के बारे में, अपर्णा जी के भाषण के बारे में अपने आलोचनात्मक राय देने के लिए हमारे बीच में है। इनमें से मैं पहले महाराष्ट्र से डॉक्टर अनुराधा नवरणे को आमंत्रित करना चाहूंगा। वो आयुर्वेद आचार्य हैं और योग प्रशिक्षक भी हैं। वह बॉम्बे सिटी बाल कल्याण काउंसिल के अध्यक्ष भी हैं। अखिल भारतीय आरोग्य भारती का महाराष्ट्र राज्य के महिला प्रमुख और अखिल भारतीय उपाध्यक्ष भी है। राजस्थान की IAS विश्वविद्यालय के एकेडमिक परिषद के सदस्य के रूप में भूमिका भी निभा रहे हैं और बुनियादी आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण भी करते आ रही है। आइए श्रीमती अनुराधा जी, आपके आज के भाषण के बारे में आपके राय प्रस्तुत कीजिए। नमस्कार, मेरी आवाज पहुंच रही बराबर? हाँ, बिल्कुल क्लियर। हाँ जी। नमस्कार रवि जी, मुरली जी और सभी आयोजकों का बहुत बहुत आभार। मुझे जो ये विषय पे बोलने के लिए बोला है, लेकिन ये बहुत ही अलग विषय है, मेडिकल से भी नहीं है, योग से भी नहीं, लेकिन जो प्रबंधन है वो सर्व जगत में है ही। तो सबसे पहले मैं अपर्णा जी का वंदन और अभिनंदन करती हूँ। सबसे बड़ी बात है कि बहुभाषी के साथ साथ आपका जो हिंदी भाषा पर प्रभुत्व देखकर बहुत ही अच्छा लगा और प्रशंसनीय भी लगा। और आपका परिचय बहुत ही रोचक बताया आपने कि बचपन से ही आप एकदम लीडरशिप क्वालिटी की थे, तो ये अपने समाज में बहुत जरूरी है। और आपके जैसी विदुषी के प्रबोधन के बाद मुझे ये कार्य दिया गया है कि उनके बोले हुए जो बताई हुई चर्चा है उसके ऊपर मेरा भी कुछ चर्चा के बारे में बताऊं। ये बहुत, मैं छोटी हूँ इस विषय में, लेकिन फिर भी जो मुझे समझ में आया, और हमारे लिए ये बहुत ही, प्रबंधन के लिए कुरल, आपने बहुत ही सरल और अलग ढंग से इसको प्रस्तुत किया। कई विषय ऐसे थे जो हम अनभिज्ञ थे, फिर भी उसको आपने बहुत ही सुंदर रूप से समझाया और मार्गदर्शन भी बहुत अच्छा किया। और जो भी नई पीढ़ी है वो आजकल इसी प्रोफेशन में बढ़ने के लिए अधिक प्रोत्साहित हो रही है, नए स्टार्टअप्स के लिए, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोफेशन है। और आपने जो तिरुवल्लुवर जी ने इतने सालों पहले से सलाहकार का जो उनका बड़ा नया रूप हमें पता चला, वो उन्होंने सारा पहले से, इतने साल पहले सब लिख के रखा हुआ है। तो मुझे जो उसमें से सारे बिंदु समझ में आए वो इसी तरह है कि आपने जो बताया कि न्यू स्टार्टअप में पहले वैल्यू प्रपोजिशन रखी जाती है, उसको पब्लिक में ले जाया जाता है और फिर मार्केटिंग के द्वारा उनको फिर निगोशिएशन और उसके बाद धन प्राप्ति। ये बहुत ही सुंदर मतलब यही प्रोसेस होती है हमेशा किसी भी नए स्टार्टअप की। तो ये उदाहरण अगर तिरुवल्लुवर जी ने उस समय दिया हुआ था, इसका मतलब हमारा नॉलेज या ज्ञान कितना मतलब प्राचीन तो है ही, उस समय हम लोग कितने प्रबुद्ध थे। ये बहुत, अभी ये नया सब स्टार्टअप का विचार जो अभी नया है, लेकिन वो उस समय ये विचार कर सकते थे। इसका मतलब हमारा समाज भी और वहां पर विद्वान कितने उत्तम विद्वान तब उस काल में भी हुआ करते थे।
और जो दूसरा आपने बताया कि एक्सपीरियंशियल नॉलेज, किसी को भी नया कोई भी नया ज्ञान है तो उससे हमें नॉलेज ग्रैंड करके, किसी की भी नई आइडिया हो किसी के पास, उसको लेकर और अपने सुंदर मधुर शब्दों से समझकर और उसको अपने इसमें एडेप्ट करना। और दूसरा है निगोशिएशंस, कोई भी नई आइडिया है जो मार्केट में ले जाने से पहले बहुत सारे संघर्षों से उसको गुजरना पड़ता है हमें, तो उसका उदाहरण भी सुंदर रूप से कुरल में दिया गया है। ये सब हमारे लिए बहुत ही नया है और ये आपसे सब सुनने के बाद एक बार जागृत ऐसा हुआ मन की जरूर हमें कुरल को एक बार फिर से हिंदी भाषा में क्यों ना हो समझना या पढ़ना पड़ेगा। और जो फंड का नियोजन है, ये बहुत ही सुंदर बताया आपने कि इस विषय का विचार भी उस समय था कि अगर पैसा आता है अपने पास तो वो किस तरह से उसका नियोजन किया जाए। और लास्ट का जो मोटिवेशन होने चाहिए किसी भी नए स्टार्टअप वालों के लिए, तो उसका दृष्टांत मुझे बहुत अच्छा लगा कि कमल जिस तरह से डीप, जितना उसका नीचे पानी के नीचे जिसका जितना रूट्स या जड़ होगी उसका उतना ही ऊपर सुंदर कमल दिखाई देता है। तो इन सब विचारों को उस समय स्टार्टअप ये शब्द नहीं था लेकिन पूरा नॉलेज दिया गया है। तो हमें पहले तो तिरुवल्लर जी के आभार मानने होंगे और उसमें से आपने उसको चुन के हमारे सामने प्रस्तुत किया, ये हम बहुत आभारी हैं। और निकट भविष्य में कभी आपसे व्यक्तिगत भी अगर चर्चा होती है तो हम जरूर आपको मिलना भी चाहेंगे और आपसे जानना भी चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा विषय नहीं था, फिर भी ये सुनने के बाद अभी जागृति हो गई है कि जरूर इसमें और हमें पढ़ना और सोचना पड़ेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा जी, आपके बहुमूल्य राय के लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम श्रीमान सुब्रत कुमार पृष्टि जी को आमंत्रित करते हैं। आप वर्तमान में ओडिशा के टेक्नोलॉजी विभाग में टेक्नोलॉजी निर्देशक के रूप में कार्यरत हैं। आपके पास भारतीय दूरसंचार सेवाओं का 25 से अधिक वर्षों का विभिन्न क्षमताओं का अनुभव भी है। आप विभिन्न भारतीय भाषाओं के विकास परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं और भारतीय भाषाओं के लिए मानक ऑपरेटिंग सिस्टम और डिजिटल कम्युनिकेशन इनोवेशन स्क्वायर के संकल्पना भी आपने किए हैं। आइए सुब्रत कुमार पृष्टि जी, आपके अपने राय हमें हमारे बीच में रखने के लिए। नमस्कार। हमें बहुत अच्छा लगा कि हम थिरुवल्लुवर का जो तिरुकुरल में जो लिखा है हम जाने कि मधुर भाषा से शुरू होता है। सभी जो भाषा है भारतीय भाषा है, मैं 10 साल से भारतीय भाषा को लेके मेरा जो ज्ञान है, मैं जो सोचता हूँ वो सबको बोलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि हमारा जो भारतीय संस्कृति है और वो जो भारतीय भाषा है ये अति प्राचीन है, अति गौरवमय है, अति ज्ञानपूर्ण है। इसमें बहुत कुछ लिखा गया है और उसको जानने के बाद हम जब मंदिर को जाते हैं, जैसे दक्षिण का मंदिर है या पुरी का जगन्नाथ मंदिर है या कोणार्क मंदिर है, तब पता चलता है कि ये मंदिर कैसे बनाए हैं, मंदिर में कितना विज्ञान लगा है। सभी एक एक चीज को ख्याल रख के ये मंदिर बनाया गया है। तो हम जो स्टार्टअप बोलते हैं, ये पहले इतने सारे स्टार्टअप थे जो ये सब मंदिर बनाए, ये नगर बनाए, ये भाषा बनाए, हमारा पाणिनि कंप्यूटर बनाए। तो मैं एक्चुअली 2014 में मेरे को ये लगा कि भारतीय भाषा जो है वो सभी भाषा समान है, क्योंकि सभी में आप देखिए क ख ग घ वो च छ ज झ ये अक्षर है। तो मैं एक स्टार्टअप के रूप में पहले सोचा था कि ये भारतीय भाषा को हम कैसे एकीकृत कर सकते हैं, कैसे एकाकार कर सकते हैं। तो मैं बहुत सारा सभा में इसके बारे में बोला, उत्साह के साथ बोला। ये मेरा उत्साह था कि ये भारतीय भाषा पहले एक था और भविष्य में भी एक हो जाएगा।
हमारा स्क्रिप्ट अलग हो सकता है, लेकिन हमारा जो भाव है, हमारा जो ज्ञान है, वो अटूट है। वो इसीलिए, जैसे भारतीय भाषा में ये ज्ञान को लेने के लिए, मैं एक तेलुगु वैज्ञानिक थे, उनका नाम है गोपी बुलुसु, तो उनको और बहुत सारा वैज्ञानिक को ये बात बताया कि ऐसे कर सकते हैं, भारतीय भाषा का एक एकीकरण कर सकते हैं। और वो दिशा में वो लोग एक डिवाइस बनाए जिसमें तेलुगु भाषा में वो अभी तक स्टार्ट कर चुके हैं। मैं ये इसलिए बोलना चाहता हूं कि हमारा भारत में ज्ञान का कोई कमी नहीं है। भारत में कोई जैसे हमारा अभी इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग अंग्रेजी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी में सब कुछ चलता है, अंग्रेजी में सब कुछ चलता है, तो इसलिए अंग्रेजी का शेक्सपियर के बारे में हम जानते हैं। जब हम भारतीय भाषा को एक कर सकते हैं, एकीकरण कर सकते हैं, तब हम तेलुगु में क्या लिखा है, तेलुगु में जो ज्ञान है उसको हम समझ सकते हैं, तमिल में जो ज्ञान है उसको समझ सकते हैं, उड़िया में जो ज्ञान है उसको समझ सकते हैं। और ये सबको अगर हम एकीकृत कर सकते हैं और सबका ज्ञान को मिला के, सभी का ज्ञान में जो हमारा जो अतीत है, जो अतीत का जो विज्ञान है, अतीत का जो हमारा पराकाष्ठा है, उसको हम आगे ले सकते हैं। आपने बहुत अच्छा किया, अपर्णा मैडम ने जो बताया कि देखिए हमारा पहले सबसे इंपॉर्टेंट है उत्साह, इंस्पिरेशन। अगर उत्साह नहीं होगा तो कोई काम नहीं होगा, क्योंकि कोई बड़ा काम कर सकता है, कोई छोटा काम कर सकता है, कोई गुपचुप बेच सकता है या रास्ते में कुछ ठेला गाड़ी लेके कुछ बेच सकता है, और कोई बड़ा कंप्यूटर भी बना सकता है। और दोनों के लिए उत्साह चाहिए, जितना बड़ा उत्साह होगा उतना बड़ा लक्ष्य होगा। ऐसे और एक बात है जे निगोशिएशन। निगोशिएशन क्या है, हम अभी ये चाहते हैं कि हमारा भारतीय भाषा उन्नत हो, हम भारतीय भाषा में सब कुछ बनाए, सब कुछ करें, विज्ञान पढ़े, इंजीनियरिंग पढ़े, इंजीनियरिंग में हम अपना जो विज्ञान है उसको बनाए। तो इसके लिए हमको निगोशिएट करना चाहिए। निगोशिएट मतलब भारत सरकार के साथ निगोशिएट करना चाहिए कि ये सभी भारतीय भाषा एक होना चाहिए। एक पत्र आप देखिए, अंग्रेजी में कोई अगर टाहुमा में लिखता है, कोई एरियल स्क्रिप्ट में लिखता है, उसको अंग्रेजी बोला जाता है। लेकिन आप भारतीय भाषा क ख ग घ को थोड़ा इधर लिखे देंगे तो ओडिया हो जाता है, थोड़ा उधर लिख देते तो वो तेलुगु होता है। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं ये चीज कि हमारा जो भारतीय भाषा है, सभी भाषा में कोई समान अक्षर है, और ये चीज को हमको निगोशिएट करना चाहिए। सारा पृथ्वी का जो भाषा है वो सबके साथ निगोशिएट करके हमारा भारतीय भाषा को उन्नत बनाना है। मैं आपको इसलिए ये सब बोल रहा हूं क्योंकि हम अभी पिछड़े क्यों हैं, क्योंकि हमारा गांव में जो ओडिया पढ़ते हैं, जो तमिल पढ़ते हैं, वो वैज्ञानिक नहीं बनते हैं, वो इंजीनियर नहीं बन पाते हैं, तो स्टार्टअप नहीं हो पाता है। स्टार्टअप करने के लिए उनको अपना भाषा में ज्ञान चाहिए। जैसे थिरुकुरल ने तिरुवल्लुवर में जो लिखे हैं वो तेलुगु में लिखे हैं या तमिल में लिखे हैं, तो वो ज्ञान को लेके गांव का भी कोई वैज्ञानिक बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई स्टार्टअप बना सकता है, कोई बड़ा कंपनी बन सकता है। तब जाके हमारा जो अतीत का जो सब ज्ञान है उसको हम सफल बना सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, हम कुछ पढ़ देते हैं, खुश हो जाते हैं, लेकिन उसको प्रक्रिया में नहीं ला सकते हैं। हमारा बड़ा बड़ा वैज्ञानिक नहीं बन पाते, हमारे भाषा में नहीं बन पाते हैं। जो भी है, जो भी ज्ञान है अभी हम अंग्रेजी से लेते हैं, जो कि हमारा भारत में हमारा जो ऋषि मुनि थे वो बहुत सारा ज्ञान लिखे थे, और उस ज्ञान को हम एक सिस्टमेटिक वे में आगे लेना पड़ेगा। आज मैं बहुत खुश हूं जे अपर्णा मैडम ने जो स्टार्टअप और मैनेजमेंट के लिए बनाए। आप देखिए कोई मैनेजमेंट कॉलेज में क्या इसको पढ़ाया जाता है? नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजों का जो 2-3 प्रोफेसर है उनका ही विषय पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस टाइप का जो ज्ञान है उसको हमारा भारतीय भाषा में, सभी भारतीय भाषा में मैनेजमेंट पढ़ना चाहिए, सभी भारतीय भाषा में लॉ पढ़ना चाहिए। क्योंकि मैनेजमेंट अगर भारतीय भाषा में नहीं होगा तो इंजीनियरिंग कैसे होगा? क्योंकि मैनेजमेंट इंजीनियरिंग को कंट्रोल करता है।
मैनेजमेंट तब होगा जब हम भारतीय भाषा को एकीकृत करेंगे। तो ये हमको सोचना चाहिए कि भारतीय भाषा में हम मैनेजमेंट का किताब क्यों नहीं लिख सकते। अगर लिख के हम भारतीय भाषा में बड़े बड़े कंपनी का जो मालिक है क्यों नहीं बना सकते हैं? क्यों सबको आईआईएम में कैट एग्जाम देके अंग्रेजी का माध्यम से ही मैनेजर बनना पड़ता है? नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमको एक बड़ी सोच के साथ, बड़ी उत्साह के साथ हमको निगोशिएट करना चाहिए भारत सरकार से, राज्य सरकार से, कि हमारा भाषा में भी मैनेजमेंट पढ़ाया जाए, हमारे भाषा में भी विज्ञान बढ़ाया जाए और ये सारे भारतीय भाषा को एकीकृत किया जाए। मैं कुछ ज्यादा बोल दिया तो मेरा जो भाव था मैं आपको बोल दिया। धन्यवाद रवि साहब भी है और बाकी सब लोग को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत अच्छा हुआ कि मेरे को भी आपसे जोड़ने का मौका मिला और मेरा भाव को प्रकट करने के लिए आपने मेरे को मौका दिया, इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये अति सुंदर आपके महत्वपूर्ण राय के लिए बहुत ही हम धन्यवाद अदा करते हैं। आप हिंदुस्तान की भाषाओं के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी दिया और हमारे कल्चरल और साइंटिफिक ज्ञान के बारे में भी आपने विस्तार रूप से समझाया और स्टार्टअप के लिए मातृभाषा कितना बढ़िया भूमिका निभा सकती है इसके बारे में भी आपने समझाया था। मेरे ख्याल से आज के सरकार इस विषय में कुछ काम भी कर रही है। अभी जो नया पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी आए हैं उसमें मातृभाषा के शिक्षक कंपलसरी भी किए हैं और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में भी सारे गणित और साइंस, सब विज्ञान वगैरह के पढ़ाई कराने के लिए बहुत कदम उठाए जा रहे हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि भाई ये बहुत आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के हम अपने सारे भाषाओं में सब विज्ञान हम पढ़ सके, हमारे आने वाले पीढ़ी जो है उसमें स्टार्टअप और सारे काम बहुत अच्छी तरीके से कर सके। इस उम्मीद के साथ हम आपके अद्भुत राय के लिए एक और बार हम धन्यवाद देते हैं। आज हमारे बीच में शुभम चौहान जी भी हैं। उन्होंने बीकॉम और एमबीए किए हैं और अपने एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्यमिता में पीएचडी भी कर रहे हैं। शुभम जी, आई होप अभी आप लाइन में हैं और वीडियो में भी आप आ सकते हैं। आप ट्रैवल कर रहे थे, भाषण सुन रहे होंगे। आप इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप और इकोसिस्टम नेटवर्क के संस्थापक और सीईओ भी हैं। वह वर्तमान में सविष्कार, जो पूरे भारत में उद्यमियों और नववर्तकों के भावना को पोषण करने वाला एक मंच है, उसके राष्ट्रीय संस्थापक भी हैं, संयोजक भी हैं। उन्होंने इंडोर स्मार्ट सिटी और कच्छ भारत के अभियान में एम्बेसडर की भूमिका भी ब्रांड एम्बेसडर की भूमिका भी निभाए हैं। वह विभिन्न संस्थाओं और सरकार के कई विभागों के साथ मिलकर अगले 10 वर्षों में भारत को आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए और भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते आ रहे हैं। उन्होंने 2030 तक 21,000 स्टार्टअप बनाने के उनका पोषण करने के लिए संकल्प लिए हैं। शुभम जी, हम आपके न केवल आज के भाषण के ऊपर आपके राय देने के लिए, बल्कि स्टार्टअप के प्रतियोगिता के बारे में भी और भारत में उनके भविष्य के बारे में भी बहुमूल्य जानकारी साझा करने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं। आइए शुभम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सभी को नमस्ते और वेरी वार्म गुड इवनिंग टू एवरीवन। अपर्णा जी ने बहुत ही अच्छे इंसाइट्स दिए हमें उसके बारे में जो आज का टॉपिक है, और काफी मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम नेगोशिएशंस टू फंड्स, अलग अलग टॉपिक्स पे बहुत अच्छी दृष्टि डाली। तो एक वो काफी मेरे लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और काफी न्यू लर्निंग्स उसमें सीखने को मिली। सेकेंडली, जैसे मैं मतलब आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑल अबाउट साविष्कार। तो बेसिकली साविष्कार इज एन ऑर्गेनाइजेशन बैक्ड बाय अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। सो इट इज वर्किंग पैन इंडिया, पूरे भारत में अलग अलग तरीकों से काम कर रहा है, स्पेशली स्टार्टअप के डोमेन में। सो राइट नाउ वी आर फोकसिंग द यंग एंड एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स and we are boosting and we are supporting all the innovators जो कि tier 2 tier 3 cities से villages से आए, and
दे शुड गेट अ प्लेटफॉर्म, एक अपने उनको एक बहुत ही लोकलाइज्ड वे में उनको क्यूरेट करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा उनके इनोवेशंस को। देयर विल बी एन इंडिजिनियस प्लेटफॉर्म, एक भारतीय प्लेटफॉर्म और एक कम्युनिटी होना चाहिए जो कि उनके आइडियाज को और उनकी चीजों को एड्रेस करे। सो दैट्स हाउ द आइडिया ऑफ साविष्कार केम इनटू 2016, जहाँ पे पूरे भारत के यंग इनोवेटर्स ने दे हैव शोकेस देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, बहुत ही इंडिया के सारे पार्ट से, स्टार्टिंग फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस, टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज, विलेजेस, वो आए, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे अपने आइडियाज और स्टार्टअप्स को शोकेस किया। एंड इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर देम कि उनके आइडियाज को और उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को एक प्लेटफॉर्म मिला वेयर people came to appreciate their efforts. So that's how from then right now मतलब साविष्कार एक बहुत ही मल्टीलैटरल वे में काम कर रहा है पूरी इंडिया में। सो स्टार्टिंग फ्रॉम कोलैबोरेटिंग विद इंक्यूबेशन सेंटर्स, उसके अलावा रिसर्चर्स को हेल्प करना है स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टअप डोमेन, द इनोवेशन डोमेन। तो ये आइडियाज को क्यूरेट करना, नर्चर करना, सपोर्ट करना सारे वेज में, जहाँ जहाँ जिस भी वेज में, और साल भर में हमारे कई इवेंट्स एक्टिविटीज होते रहते हैं। And regularly we help these aspiring and budding entrepreneurs from India. Secondly, since 8-9 years I am working in the startup ecosystem and having 4 startups. तो जो मेरा अनुभव है now it's very मतलब जैसे अभी तो after Shark Tank India, so ये हर घर में now this word, the startup word is very popular and even every generation is talking about startups, उनको वहाँ पे आना है। So it's quite fancy टू सी, बट यस हमको अभी भी काफी सारे एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कि ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है ये सिर्फ एक बड़े शहरों का एक एस्पायरिंग ड्रीम बन के ना रह जाए। ये गांव-गांव से, छोटे छोटे टाउन से ये स्टार्टअप और ये इनोवेटर्स जो इंडिया के लिए इनोवेट करना चाहते हैं, डाउन द लाइन 20-25 ईयर्स सारी चीजें चेंज हो जाएगी, सारी चीजें बदल जाएगी। और हमारे यहाँ के इनोवेटर्स को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो इंडिया के रूट्स से आए और एक बहुत बड़े इनोवेशन और एक बहुत बड़े इकोसिस्टम और एक बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं सपोर्ट करें। क्योंकि हमें देखा है कि पोस्ट कोविड द सिनेरियो इज वेरी डिफरेंट, द वाइबिलिटी एंड द डेमोग्राफिक्स हैव चेंज्ड वर्ल्ड वाइड। की स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्क, मतलब द वे वी आर वर्किंग इज चेंज्ड, फिर द वे डाउन द लाइन 5 इयर्स, 5 साल पहले हम लोगों की परचेजिंग पैटर्न्स और हैबिट्स अलग थी। 5 इयर्स डाउन द लाइन अभी एक सब्जी वाले वेंडर को भी मतलब उसको इक्विप होना पड़ता है डिजिटल पेमेंट्स के लिए। सो द गवर्नमेंट इज ऑल्सो वेरी सपोर्टिव फॉर द न्यू आइडियाज एंड इनोवेशंस। एंड बहुत अच्छा लगता है देख के एक 60, 65, 70 ईयर्स के अगर कोई इंसान है या कोई माता जी हैं तो वो गूगल पे या फोन पे यूज कर रहे हैं या दे आर कमिंग ऑन द फेसबुक एंड इवन मतलब। तो देखा जाए तो हमेशा से भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम में भी हम बात करें तो प्रतिनिधित्व भारत ने बहुत अच्छे वे में करा है। बस कुछ अमेरिकन और यूरोपियंस ने उसको एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट कर दिया। क्योंकि इनिशियल डेज में भी इफ यू टॉक अबाउट स्टार्टिंग फ्रॉम जकरबर्ग और स्टीव जॉब्स, तो ये लोग भी भारत ही आए थे इनिशियल डेज में, भारत रहे, यहाँ की पूरी कम्युनिटी और इकोसिस्टम को समझा। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन सब के प्रोडक्ट्स और आइडियाज इंस्पायर्ड बाय द इंडियन वैल्यूज एंड इकोसिस्टम ही है। तो हमें इस पे भी एक बहुत अच्छा, बस हमें जरूरत है कि हम अपने यहाँ के नेसेंट जितने भी यंग इनोवेटर्स हैं उनको सपोर्ट करें, उनको इस तरफ प्रोत्साहित करें। हमें जरूरी नहीं, मतलब इट्स अ वेरी प्राउड थिंग कि अभी हमारे यहाँ 100 यूनिकॉर्न्स हैं इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में, $100 बिलियन क्लब के जो स्टार्टअप्स हैं। बट अगेन मतलब हमको इस तरफ भी फोकस करना पड़ेगा कि सिर्फ ये एक इस मतलब इनके जो एस्पिरेशंस है, जो इनके गोल्स होना चाहिए, दे शुड बी इन द डायरेक्शन टुवर्ड्स क्रिएटिंग बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द रूट्स, या भारतीय सिस्टम को और कैसे मजबूत बना पाए, उसको और कैसे सस्टेनेबल एंड जो सेल्फ रिलायंट, एक बहुत बड़ा वर्ड है आत्मनिर्भरता, उस शब्द को हमें और साकार करने की तरफ बढ़ना चाहिए। और 100 यूनिकॉर्न्स की जरूरत नहीं है, हमें 5 लाख ऐसे छोटी माइक्रो एंटरप्राइजेस की जरूरत है, जो कि एक बहुत बड़े वे में जो हमारे यहाँ के यंगस्टर्स की डिमांड है। बिकॉज क्योंकि हमने देखा है कि चाइना के बाद जो सबसे ज्यादा कंजम्पशन रेट है वो भारत का है। इट कंज्यूम्स एट अ रेट जो कि रेयरली सीन एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। और हमारे यहाँ पे हर सेगमेंट, हर प्रोडक्ट, हर सर्विस की ऑडियंस है। बट हमको सही वे में प्रोडक्ट्स को, अपने आइडियाज को वैलिडेट करना होगा, उसको ट्रायल एंड टेस्ट करके बड़ी डेमोग्राफीज और अलग अलग चीजों में हमें शोकेस करना होगा। एंड इवन देखा जाए तो हमारे यहाँ लोगों में एक जो टैलेंट है उसकी भी कमी नहीं, क्योंकि मेजर जितनी भी वर्ल्ड की लीडिंग कंपनीज है तो उनके सीईओज भारतीय हैं। सो दैट इज अगेन अ वेरी प्राउड थिंग फॉर अस
तो डेफिनेटली हम इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमें भारत में बहुत अच्छे स्टार्टअप्स और इनोवेशंस को सपोर्ट करना है। हमने डिजिटल एजुकेशन मतलब हम बहुत सारे अलग अलग आप एस्पेक्ट्स देखेंगे। हम ईवीज की तरफ बहुत आगे बढ़ रहे हैं। हम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रीज आने वाली है। हमारे यहाँ के जो डिजिटल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के जो एक्सपोर्ट थे वो डाउन द लाइन 10-15 ईयर्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे ज्यादा हमने वो करा। हमारे यहाँ की जो एफिशिएंसी जो मैन पावर की है, जो हमारी कैपेसिटी है यंगस्टर्स की, वो सबसे ज्यादा है पूरे वर्ल्ड में। तो अगेन ये सारे फैक्टर्स हमारे लिए बहुत ही पॉजिटिव हैं। इवन वर्ल्ड बैंक हैज फोरकास्टेड द डबल डिजिट जीडीपी सून, और इन्वेस्टमेंट्स के टर्म्स में भी वी हैव रिसीव्ड फैंटास्टिक इन्वेस्टमेंट्स। हमें थोड़ा सा इंडियन मॉडल ऑफ फाइनेंसिंग पे काम करना पड़ेगा अपने स्टार्टअप्स को, कि बाहर के स्टेक होल्डर्स का जो इंटरवेंशन है हमारी इकोनॉमी में, हमारे यहाँ के लोगों के डेटा और उन सारी चीजों में, तो वी हैव टू काउंटर पार्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। बट रेस्ट वी आर accelerating like anything. Our youngsters are touching the new skies and limits every day. So I congratulate everyone कि हम सभी के एफर्ट से हम लोग डाउन द लाइन 10-15 इयर्स में एक भारत को एक बहुत ही अलग लेवल पे ले जा पाएंगे। हमें जरूरी नहीं है कि हम अमेरिका को देख के सिलिकॉन वैली को कॉपी करें, बट यस, हम भारत का खुद का इकोसिस्टम बनाएंगे, खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, और हम यहाँ के स्टार्टअप्स को एक बहुत ही अलग हाइट्स पे लेके जाएंगे। Thank you so very much for giving me this chance to speak and share my thoughts. बहुत अच्छा शुभम जी, आप इतनी छोटी उम्र में आपके विशाल अनुभव के साथ इंडिया के स्टार्टअप के बारे में, भूतकाल और वर्तमान और भविष्य के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपने समझाया है, और सविष्कार के बारे में भी आपने बहुत अच्छा जानकारी दिया है हमें। इसके बारे में बहुत अच्छा जानकारी भी प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। इट वाज वेरी इंस्पायरिंग। जो सोचते हुए भाई इसके भविष्य काल के बारे में आप जो बता रहे थे कि भाई इंडिया विल रूल इफ यू गो बाय द रूल बुक एंड मोटिवेट होके काम करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम जी। अभी हमारे बीच में सुरेखा लिंगम जी हैं, उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया था। अगर सुरेखा जी आप कुछ सवाल पूछना चाहेंगे अपर्णा जी से, या कुछ अपना राय प्रस्तुत करना चाहते हैं? एक सवाल है, अपर्णा जी से पूछना चाहती हूँ। जी अपर्णा जी ने एक बात कही, 1 second, I just am trying to remember. अपर्णा जी ने कहा था कुछ भी पढ़े हम, वो भूल नहीं भूलना है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन का दृष्टि होना है। सो आई वुड लाइक टू आस्क अपर्णा जी, कोई भी ये दृष्टि कैसे निर्माण कर सकते हैं? कोई भी कुछ भी पढ़े, एग्जाम्पल कोई शॉर्ट स्टोरी बुक या कोई मॉरल स्टोरी पढ़ा है, उसका मॉरल जानते हैं, लेकिन कहाँ इम्प्लीमेंटेशन करना है या कैसे रिलेट करना है, ऐसा दृष्टि, दिस पर्सपेक्टिव कैसे निर्माण कर सकते हैं? जी अनम्यूट कर लीजिएगा, आप म्यूट में। मैं ना सुरेखा जी का जो सवाल है उसको पैराफ्रेज करना चाहती हूँ, सो दैट आई अंडरस्टैंड दिस राइट। आर यू आस्किंग मी दैट जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उसको कौन सा रूप देना चाह रहे हैं, ये हमें कैसे पता चलेगा? हाँ जी। ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि आज जो मैं मेरा वर्क स्पेस में जो काम कर रही हूँ, इट इज विद दी, इट्स कॉल्ड एन एकेडमिक कोलैबोरेशन। सो व्हाट वी रियलाइज इज, जो हमारे पास पुराना जो इकोसिस्टम था बिफोर दी एक्सटर्नल एग्रेशन, जो हम थे, वो कई 50 साल में हम भूल गए। What we knew was the application knowledge. जो पढ़ते थे वो मसल मेमोरी हो जाता था और हम करने लग जाते थे।
और हमें स्लेवरी में रखने के लिए एक ही वेपन इस्तेमाल किया गया है, विच इज इरेजिंग अवर ट्रेडिशनल मेमोरी। जब ये ट्रेडिशनल मेमोरी हमें छोड़कर चला गया था, ये जो मजल मेमोरी बन के हमारे पास जो रहता था वो भी चला गया उसके साथ। Today we think humility is a virtue. We think that we need to be humble. We need to be thinking that we are not capable as the West is, and we need to imitate them. पर ये गलत है। Irreverence and humility are two different things. जब मुझे कुछ जानकारी है, I don't have to be humble about it. I need to spread it. अगर मुझे स्प्रेड करना है वो नॉलेज को, आई शुड इम्प्रेस अपॉन अदर्स दैट आई नो इट वेल। एंड व्हाट इज द बेस्ट वे टू इम्प्रेस ऑन पीपल दैट आई नो इट? इट इज टू अप्लाई इट इन योर डेली लाइफ। वो कैसे अप्लाई करेंगे? आप जब एक वेजिटेबल वेंडर के पास जाके देखिएगा, उसके पास जो छोटा सा लाइट है, इट विल बी अ हैंडमेड लाइट। He is not an electrical engineer, वो electrical engineer नहीं है, but he knew how to create a light, and using a dynamo, using a cycle wheel, he will generate light. I don't have to be a banker. हमारे देश में हर गृहिणी को ये पता है कि how to save money, how to invest it, reinvest it, and how to keep the family going. जबकि उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं पढ़ा होगा। What I'm trying to say here is, all you need to do is take a pause, stop, ask yourself, is this what I'm capable of, or am I capable of much more than this? We all have the knowledge. Swami Vivekananda had famously said, education is a manifestation of knowledge which is already within man. हमारे अंदर जो नॉलेज हमें चाहिए, जो नॉलेज हमें जरूरत है, वो ऑलरेडी हमारे अंदर है। We have had several centuries of knowledge as a backing. बस हमने एक कहीं ना कहीं खो बैठे हम कि ये नॉलेज, एंड वी डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस इन आवरसेल्फ। अगर ये कॉन्फिडेंस के साथ हम बढ़ेंगे, तो whatever we learn, we will be able to manifest it in our action. जब जाके हम एक गुरु, इसीलिए at this point I feel that a need for a guru can never be replaced with anything else. अगर मेरा आवाज अच्छा है, मैं अच्छा गाना गा सकती हूँ, I will never have the confidence to come out and sing unless I have a guru who brings out the best in me. अगर मैं एक गुरु शिक्षा परंपरा क्यों हुआ है? एक गुरु शिक्षा परंपरा, from where does it come? Who taught us? Who came and taught us that पढ़ाई ऐसा होनी चाहिए? There has to be a guru शिक्षा परंपरा. Nobody had actually taught us. This is inherent in our ecosystem. This is inherent in each one of us. अगर आप गाना चाहते हो तो एक गुरु के पास जाइएगा. They will teach you how to apply it and how to bring out the best in you. अगर आप एक business house खोलना चाहते हो, go to a guru. Go to a person who has already done it. They will guide you. And जो रूप वो लेता है, when you start doing it, you will not do it the way your guru did it. You will bring अपना एक सोच, you will bring your ideas into it, and that will take a different avatar, that will take a different route. So ours is definitely not a culture of copy paste. हम इधर से एक कॉपी करके पेस्ट नहीं कर सकते. Application is not about copying and pasting knowledge. Application is about अपनाना, और knowledge को अपनाना. You make it a muscle memory, and then it will come out in a very different form, which is very useful to society and people around you.
I hope I have answered your question, Sureka ji. बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा अपर्णा जी। आप तो जैसे तमिल में कहते हैं कि அறிவு சுரங்கம், यानी ज्ञान का कान है। आप जितना भी हम एक्सप्लोर करेंगे उतना ही स्वर्ण जैसे नॉलेज आपसे बाहर आता रहेगा। आप हमारे मंच में बार बार आइए, आपके पास जो जितने ज्ञान है वो सबके लिए प्राप्त कीजिएगा। अभी रवि कुमार सर और मुरली अन्ना जी, आप कुछ राय देना चाहेंगे? पहले कुरल फॉर मैनेजमेंट को बधाई कि उन्होंने एक लेवल ऊपर अन्य भाषिक लोगों को भी जोड़ा है। कई पुराने मित्रों को मैं बहुत दिनों के बाद फिर से एक बार देख रहा हूँ। सुब्रतो, पृष्टि, अनुराधा जी, ये सब लोग आए हैं। वे अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े एक्सपर्ट है और उन्होंने बहुत अचीव किया है। वो लोग भी आए हैं कि जैसे तिरुवल्लुवर का एक स्टैचू सिंगापुर में है। हम चाहते हैं कि दुनिया के सब मेजर शहरों में उनके लिए कुछ न कुछ प्रतीक होना चाहिए। चाणक्य के लिए होना चाहिए, लेकिन उस दृष्टि से हमें इसको थोड़ा एक लेवल ऊपर अभी हिंदी में लाया है, तो कभी अंग्रेजी में भी लाइए और उसमें दुनिया के कई लोगों को भी हम जोड़ सकेंगे। दैट ऑल्सो इज पॉसिबल। अब सुब्रतो पृष्टि का एक बात बताता हूँ। उनका एक पंच वर्ड है, एब्रीवेशन है SOIL, सॉइल। एस का मतलब संस्कृत, O यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, I यानी इंडियन, L यानी लैंग्वेजेस। जिस दिन हम संस्कृत बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम लाओगे, पूरी दुनिया उल्टी हो जाएगी। Once you make software, once you make various applications based on Sanskrit language, the whole world will start learning Sanskrit. इसमें हमने कदम बढ़ाना चाहिए। तो संस्कृत बेस्ड, एक बार संस्कृत बेस्ड आता है तो all the languages can be brought in that platform. All Indian languages easily, not only Indian, all the other languages also can come into that. तो इतना बड़ा ये है। तो तिरुकुरल, आज अपर्णा जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कठिन एक चैलेंज को लिया है हिंदी में बताना, क्योंकि वो उनकी मातृभाषा नहीं है। और तमिलनाडु में रहकर हिंदी सीखना, इतने अच्छी तरह से बोलना, ये तो बहुत ही विशेष बात है। अगर कोई दिल्ली में रहने वाला बोलता है, मद्रास में रहने, मुंबई में रहने वाला बोलता है, तो दैट इज डिफरेंट। लेकिन तमिलनाडु में रहते हुए, साउथ में रहते हुए किया है। अपर्णा जी वेरी वेरी ग्रेट। और उनके माध्यम से हम शायद यही विषय नेगोशिएशंस एंड मॉडर्न स्टार्टअप्स वगैरह का इंग्लिश में भी रखेंगे तो एक लार्जर ऑडियंस विल आल्सो बेनिफिट। धन्यवाद। मार्गदर्शक अगर कोई हो, छोटा सा रवि साहब को धन्यवाद दूंगा। रवि साहब को धन्यवाद दूंगा कि वो संस्कृत ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में बताए। मैं और एक संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा जो गोपी बुलुसु है, जो कि विशाखापट्टनम में रहता है, उनका कंपनी है संख्या टेक्नोलॉजीज। वो पहला जो संस्कृत डिवाइस के लिए जो पहला कंप्यूटर, उसको बोलते हैं डिजी सिद्धि बोलते हैं, और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम को उपमेधा बोले हैं। वो एक डिवाइस बनाया है तेलुगु लैंग्वेज में। मैं चाहता हूँ वो जो तेलुगु लैंग्वेज में बनाए हैं वो सभी भारतीय भाषा में वो बनाए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ सभी भारतीय भाषा का जो स्टार्टअप लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, वो आए और उसी डिवाइस को हम हर भारतीय भाषा में बनाएं, ताकि वो संस्कृत ऑपरेटिंग सिस्टम इंडियन लैंग्वेजेस के दिग में, डायरेक्शन में वो आगे बढ़ सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मार्गदर्शक अगर कोई हो, वो रवि जी जैसे हो। किसी भी मंच में, किसी भी टॉपिक में, कहीं भी कुछ बातचीत हो, वहां पर इनका उस टॉपिक के बारे में, उस विषय के बारे में एक अनोखा मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त होता है। पता नहीं कितना नॉलेज कहाँ से रखते हैं। आप अपने विषय पे बात कीजिए, ये सब छोड़ दीजिए। नहीं सर, बहुत अच्छा है मार्गदर्शन आपने किया, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। और कोई अपना राय देना चाहेंगे? नहीं तो हम अगले कार्यक्रम की तरफ बढ़ाएं। मुरलीना जी।
तमिल में एक वाक्य है जो नासा में लिखा हुआ है, कट्टद कैमंडलव कल्लादद उलगलव. What we have learned is only handful, and what we are yet to learn is more than this world, universe. Okay, continue. Okay, Murlina? Sundar Krishna ji, what of thanks में जाएंगे. Okay. अगला. One second, I want to say few things. Okay. So actually, I want to thank Aparna ji for two things. When I first approached her to do this session in Hindi, actually she said, although I'm not so good at Hindi, I will give it a try. Immediately she accepted that, because this is our second program, we are doing it in Hindi. And when I asked her what topic you want to talk, she said, I'll talk on startup. So our Kural management, we have crossed 108 weeks. We have done on so many topics about management theories, SWOT analysis, leadership, communication, everything we have covered. But we have not touched startup as our subject. So I was so surprised. The second program in Hindi itself is coming up in startup. And I said, Aparna ji, can you? Yes, I said, you don't have to take so many Kural, just few Kural, you'll take it up and then you explain it. And she has done a wonderful job today. And I want to thank her for the second thing is, today it is a working hours. She took permission from her office and she's coming here to do the presentation. Thank you so much, Aparna ji. The whole concept of a startup, you nailed it in one single Kural. Yetralum, Eatalum, Kathalum, Kathu Vaguthalum, Valladaras. So whatever, what Subrat Kumar ji has told about the inspiration. So Yetralu means the creativity, the inspiration we get to do that creativity on whatever we created or whatever we invented, that how to take it up in a larger platform. For that, communication is more important, and how to do that negotiation. Solluga sollai peridor sol, acchollai vellum sol, inmai arindu. You cannot find a better word than what we have used. So in that way, you have nailed that program so nicely. And once again, thank you so much, Aparna ji. But may I have a word here? Yeah, sure. I would like to thank all of you, who have supported me here. Because even I didn't know it was a working day. How would I be able to, leave my work there and come? Because as I see the horizon over the education is changing, NEP is bringing in a lot of new ideas. And this area is something where I really enjoy working, where everything is changing and you have to try and figure out some value out of it and then be able to create market that idea, create a value proposition around it, and create employment opportunities. There is this penchant inside me, there is this thirst inside me, but I have not been able to give it a correct form. When I have been working in the learning and development arena, where I see a lot of people struggling with English because their mother tongue influence is so much, and if we can do something to unite all of them, I really must thank all of you, because each one of you today, whatever you have told me of uniting the Indian languages, whatever I heard here, each idea seems like a potential startup idea, where we can create a lot of employment opportunities, because so many engineering colleges, so many educated youth coming out of it, and we are not able to absorb them into our ecosystem. So yeah, this is maybe a request, along with gratitude, a request that there is so much to be done. And if I can be of help in any way, kindly reach out to me. धन्यवाद अपर्णा जी. अभी धन्यवाद देने के वक्त है. मैं सुश्री आकांक्षा वारडे को धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता हूं. वह वर्धमान में इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में केमिकल इंजीनियरिंग के छात्र हैं. उन्होंने आईआईटी मुंबई से इंटर्नशिप भी किए हैं. वह थिंक इंडिया के राष्ट्रीय सह संयोजक भी हैं. आइए आकांक्षा जी, प्रस्ताव धन्यवाद प्रस्ताव देने के लिए. आकांक्षा जी, नाइस मीटिंग यू सेकंड टाइम. Yes, sir, definitely. Yeah, so
सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक रवि जी कि जो प्राइड ऑफ भारत के फाउंडर है और जिन्होंने कुराल फॉर मैनेजमेंट, नेशन फर्स्ट, हिंदू जीनियस, तमिल जीनियस, ऐसे अनेक टेक्निकल और फाइनेंशियल फोरम्स की स्थापना की है कि जिनके माध्यम से अभी हम ऐसा डिस्कशन कर पा रहे हैं। तो रवि जी थैंक यू फॉर दैट। एंड जैसा कि सुंदर कृष्ण जी ने बोला था कि रवि जी ज्ञान का सागर है, आज सुबह ही हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, हम लोगों ने बहुत अच्छा डिस्कशन ESG वगैरह के ऊपर किया था। सो लाइक वो लिटरली ज्ञान के सागर है। एंड आपको वोट ऑफ थैंक्स बोलने के लिए बुलाया है। या आई विल तो अपार्ट फ्रॉम secondly I would like to thank Savishkar for joining hands with Kural for Management कि जिन्होंने इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में सहायता की एंड इसके बारे में पूरे भारत भर में प्रचार करने के लिए मदद की। I would also like to thank Mr. क्रांति सागर मोरे की जो सविष्कार के राष्ट्रीय संयोजक हैं। आज के हमारे वक्ता अपर्णा जी, उनको मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कुराल के बारे में हमें बताया कि किस प्रकार कुराल कैन टेल्स अस अबाउट स्पिरिचुअलिटी, मैनेजमेंट, इनोवेशन एज वेल एज स्टार्टअप बिजनेस। उन्होंने काफी अच्छे प्रकार से मतलब सारे पॉइंट्स टच किए, फ्रॉम फंडिंग टू मैनेजमेंट टू लर्निंग एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग से कैसे हम वो अप्लाई कर सकते हैं। सो थैंक यू अपर्णा जी फॉर दैट। I would also like to thank सुंदर कृष्णन जी की जिन्होंने आज के अपने पूरे कार्यक्रम का बहुत ही अच्छे तरीके से सूत्र संचालन किया। सुंदर कृष्णन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जो हमारे जिन्होंने इस विषय के ऊपर अपनी राय दी, अनुराधा जी, सुब्रत जी और शुभम चौहान जी, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। सुब्रत जी, आपने जिस प्रकार में बोला कि हमारी जो भारतीय ज्ञान पद्धति है, जो भारतीय विचार पद्धति है, वो किस प्रकार से पूरी गौरवमय है एंड वी आर सो रिच इन लिटरेचर। उसके अलावा शुभम चौहान जी ने जो बताया कि हमारी जो भारतीय युवा है वो किस प्रकार पूरे देश में नेतृत्व कर रही है एंड वी हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल टू बी अनलॉक्ड, की जो हम ऐसे डिस्कशंस और इसके माध्यम से कर रहे हैं। उसके अलावा आई वुड लाइक टू थैंक धरिणी जी की जिन्होंने प्रार्थना ली। मैं गणेशन जी और कोडंगल सिस्टर्स का भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने मंगलम प्रार्थना और सुभाषित दिया। लास्टली मैं सारे जो हमारे दर्शक है जूम एज वेल एज यूट्यूब पे, उन सबका धन्यवाद करना चाहूंगी कि जिन्होंने इस पूरे सेशन में पार्टिसिपेट किया एंड मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा एंड यू विल उसको आप इम्प्लीमेंट करोगे इन योर रियल लाइफ एंड make this country a better place. Thank you everyone. थैंक यू, धन्यवाद आकांक्षा जी। अभी हम आज के बैठक के समापन भाग में हैं। मैं मंगल गीत प्रस्तुत करने के लिए सुश्री श्री प्रज्ञा और सुश्री मथुरा हासनी को आमंत्रित करता हूं। ये दोनों हैदराबाद में रहते हैं। मातृश्री DAV स्कूल में क्रमानुसार 11वीं और 9वीं क्लास के छात्र हैं। वह कर्नाटक संगीत भी सीख रहे हैं और ये कोडंगल सिस्टर्स के नाम पर ये जाना भी चाहते हैं। बहुत अच्छा गायक ही हैं दोनों। आइए कोडंगल सिस्टर्स, आप आइए अपना आज का मंगलम गीत प्रस्तुत करने के लिए। सभी को नमस्कार। मेरा नाम मधुरा हासनी है। मेरा नाम श्री प्रज्ञा है और आज हम श्री चंद्रशेखर सरस्वती जी के द्वारा रचित हुआ मैत्रीम भजता गाने वाले हैं। मैत्रीम भजता अखिल रुजेत्रिम, मैत्रीम भजता अखिल रुजेत्रिम, मैत्रीम भजता अखिल रुजेत्रिम, आत्मवदेव परानपि पश्यता, आत्मवदेव परानपि पश्यता, आत्मवदेव परानपि पश्यता, युद्धं त्यजता स्पर्धां त्यजता, युद्धं त्यजता स्पर्धां त्यजता, त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम्,
त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलरुजेत्रीम् मैत्रीं भजत अखिलरुजेत्रीम् जननी पृथिवी कामधुगास्ते जननी पृथिवी कामधुगास्ते जनको देवः सकल गन्धारो दाम्यतदाता दयत्वं जनता दाम्यतदाता दयत्वं जनता श्रेयो भूयात् सकल जनानां 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 मैत्रीं भजत अखिलरुजेत्रीम् मैत्रीं भजत अखिलरुजेत्रीम्। धन्यवाद। अति सुंदर, बहुत ही मधुर आवाज में बहुत बढ़िया तरीके से आपने प्रस्तुत किया। मैत्रीं भजत अखिलरुजेत्रीम्, इस रचना को संयुक्त राष्ट्र में 23 अक्टूबर 1966 में संयुक्त राष्ट्र दिवस के अवसर पर भारत रत्न श्रीमती एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी ने प्रस्तुत किया था और उनको वहां पर उपस्थित सदस्यों ने खड़े होकर अपने तालियों से उत्साह पूर्वक स्वागत किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं। मैत्रीं भजत रत्न कांची परमाचार्य के रूप से प्रस्तुत जगत गुरु श्री चंद्रशेखर स्वामी जी के द्वारा संस्कृत में रचित किया गया एक आशीर्वाद है। जगत गुरु जी के इस आशीर्वाद के साथ आज प्रबंधन के लिए कुरल समूह के इस 109वां कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मैं सुंदर कृष्णन आप सभी को धन्यवाद व्यक्त करते हुए आप लोगों से विदा लेता हूं। अलविदा। धन्यवाद।